इजराइल और ईरान दो मोर्चों पर तनाव एक बार फिर उफान पर है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह दे चुके हैं कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को अलग देश नहीं बनने देंगे, फिर चाहे इसके लिए सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी तमाम एटमी साइटों पर आईएईए को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है और साफ कर दिया कि जब तक उसके खिलाफ हुए हमलों और प्रतिबंधों का कोई ठोस समझौता नहीं बनता, ना कोई जांच होगी, ना कोई एक्सेस। दो देशों के दो सख्त रुख, लेकिन असर पूरा पश्चिम एशिया झेलने वाला है। क्या पश्चिम एशिया में फिर उठने वाली है बारूद की आंधी? क्या वर्चस्व की जंग में फिर आमने सामने होंगी दो शक्तियां? इजराइल और ईरान से बजा नए महायुद्ध का सायरन। ये सिर्फ दस्तावेजों और अखबारों में सिमटी खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रिगर है जिसके दबते ही पश्चिम एशिया एक बार फिर महायुद्ध की आग में झुलस सकता है। क्योंकि जिस तरह के बयान और संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं, जरूर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। महातबाही का इशारा दिया गया है इजराइल की तरफ से। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपनी उस सौगंध को दोहराया है जो बताती है कि फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे इसके लिए इजराइल को कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, फिर चाहे किसी भी देश के साथ उसके रिश्ते क्यों न दांव पर लग जाएं। क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन इजराइल की सुरक्षा के लिए अस्तित्व का खतरा है। उनके शब्दों में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सौदे में, किसी भी दबाव में फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बनेगा। यही वो लाइन है जिसने पूरे पश्चिम एशिया में भूचाल ला दिया है। क्योंकि इस बयान ने सिर्फ फिलिस्तीन की उम्मीदें नहीं कुचली, बल्कि सऊदी अरब के साथ रिश्तों को भी सीधे तौर पर टकराव के मोड़ पर खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब ने साफ शर्त रखी है, सामान्यीकरण तभी होगा जब फिलिस्तीन राज्य का रास्ता दिया जाएगा। लेकिन इजराइल कह रहा है कि मौका मिले या रिश्ते टूट जाएं, लेकिन फिलिस्तीन नहीं बनेगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में टकराव सिर्फ जमीन पर नहीं, कूटनीति के आसमान पर भी बढ़ने वाला है। सऊदी अरब ने हाल ही में साफ कर दिया था कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की उसकी इच्छा तभी पूरी होगी जब फिलिस्तीन को एक विश्वसनीय और वास्तविक राज्य बनने का रास्ता दिया जाएगा। एक ऐसा रास्ता जिसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान खुलकर दोहरा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल उस शर्त को साफ साफ ठुकरा रहा है। अपने इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गाजा युद्ध ने सऊदी के साथ बातचीत की रफ्तार धीमी कर दी थी, लेकिन अब जब युद्ध शांत पड़ रहा है तो परिस्थितियां फिर से पक सकती हैं। लेकिन वो परिस्थितियां तभी आगे बढ़ेंगी जब दोनों पक्षों के लिए फायदे हों और जब इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। इस बीच नेतन्याहू ने गाजा पर एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्र गाजा बॉर्डर के रफा क्रॉसिंग को इजराइल तभी दोबारा खोलेगा जब हमास के कब्जे में बचे 3 मृतक बंधकों के शव वापस मिल जाएंगे, और ये प्रक्रिया बहुत करीब है। उन्होंने पहली बार ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि मिस्र उन गाजा वासियों को बाहर निकलने दे जो मिस्र जाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक ये इजाजत नहीं दी गई है। और अमेरिका की 20 पॉइंट प्लान में ये भी सिद्धांत शामिल है कि जो गाजा छोड़ना चाहें उसे छोड़ने दिया जाए।
यानी एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन के लिए हर दरवाजा बंद कर रहा है और दूसरी तरफ गाजा में बाहर निकलने का नया रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। यही विरोधाभास, यही आक्रामकता और यही राजनीतिक जिद अब उस बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है जिसकी आहट पूरे पश्चिम एशिया में महसूस की जा रही है। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। असली बारूद तो इसके आगे छिपा है, क्योंकि जैसे ही रफा क्रॉसिंग खोलने की बात सामने आई, मिस्र और फिलिस्तीनी अथॉरिटी तुरंत इस मुद्दे पर आमने सामने खड़े हो गए। काहिरा में मौजूद फिलिस्तीनी अथॉरिटी का दूतावास लंबे समय से दबाव बना रहा है कि रफा को खोला जाए ताकि मिस्र में फंसे हजारों फिलिस्तीनी अपने घर, अपनी धरती गाजा लौट सकें। लेकिन मिस्र की अपनी एक अलग रेड लाइन है। उसका साफ कहना है गाजा वासियों को मिस्र में शिफ्ट करने की किसी भी कोशिश को वो जनसंख्या विस्थापन मानेगा और ये मिस्र के लिए एक रेड लाइन है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। यानी इजराइल जिस कदम को मानवीय रास्ता बता रहा है, मिस्र उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक स्थिरता के खिलाफ एक छिपी हुई चाल मान रहा है। यही शक, यही अविश्वास पश्चिम एशिया की आग को और भड़काने वाला ईंधन बन चुका है। लेकिन नेतन्याहू का ध्यान सिर्फ गाजा पर नहीं है। वो अपनी रणनीति पूरे लेवांत, सीरिया, तुर्की और ईरान तक फैलाकर देख रहे हैं। कुछ ही घंटे पहले वो दक्षिण सीरिया में बने आईडीएफ नियंत्रित बफर जोन के एक आर्म्ड आउटपोस्ट का दौरा कर चुके हैं और वहीं से उन्होंने दुनिया को एक और संकेत दिया। संकेत ये कि इजराइल का अगला फ्रंट सीरिया भी हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि दमिश्क के साथ एक सुरक्षा समझौता उनकी पसंद है, लेकिन सीमा सुरक्षा और सीरिया के अंदर रूस समुदाय की रक्षा पर इजराइल किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। ये सीधा संदेश है कि अगर सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया सक्रिय हुई या फिर सीरिया के सीमा के पास कोई जोखिम पैदा किया गया तो इजराइल किसी भी कीमत पर कार्रवाई तो करेगा ही। אנחנו מייחסים חשיבות עצומה ליכולת שלנו, גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ובעיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם. ואנחנו מאוד, ואני מאוד מאוד מעריך את לא רק את מה שאתם עושים, אלא גם את העובדה שהמשפחות שלכם מתגייסות לזה. אני רוצה להעביר לכם תודה, לא רק מממשלת ישראל, אלא גם מאזרחי ישראל, ממדינת ישראל. תודה רבה לכם. इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा इस समझौते को लेकर गंभीर हैं, तो नेतन्याहू सिर्फ मुस्कुराए और बोले, कई शर्तें हैं जिन पर बात करना ठीक नहीं। उनका ये जवाब दिखा रहा है कि बैक चैनल में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो सीरिया, इजराइल और अमेरिका के बीच एक नया तनाव क्षेत्र बन सकता है। लेकिन उतना ही विस्फोटक है तुर्की वाला मोर्चा। एक समय इजराइल का रणनीतिक सहयोगी रहा तुर्की, गाजा युद्ध के बाद अब सीधे सीधे विपक्षी मोड में खड़ा है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन खुलकर हमास की तारीफ कर चुके हैं और इजराइल को नरसंहार करने वाला तक कह चुके हैं। और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से जमीन पर गिर पड़े हैं। नेतन्याहू ने साफ धमकी दी कि तुर्की अगर दक्षिणी सीरिया में सीमा के नजदीक घुसने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्की T4 एयरबेस पर भी पैर जमाने की कोशिश में था, लेकिन इजराइल ने समय रहते एयर स्ट्राइक करके उसका रास्ता रोक दिया। ये वही संदेश है जो पूरे क्षेत्र को सुनना था। यानी चाहे कोई भी हो, तुर्की हो, सीरिया हो या ईरान, इजराइल अपनी सुरक्षा पर किसी की छाया भी नहीं पड़ने देगा। इसी कहानी का एक नया चैप्टर ईरान से जुड़ता है, यानी उस मोर्चे से जहां से सबसे खतरनाक चिंगारी उठ सकती है।
जून में इजराइल के साथ 12 दिनों की भीषण जंग में अपने परमाणु ढांचे पर भारी तबाही झेलने के बाद ईरान एक बार फिर उसी आक्रामक तेवर में लौट आया है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अब खुलकर कह दिया है कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को उस वक्त तक ईरान की एटमी साइट्स तक प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक एक ठोस लिखित और आपसी सहमति वाला समझौता नहीं हो जाता। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।